कोलकाता शहर उस रात हल्की बारिश में भीगा हुआ था। रात के ठीक 10 बज रहे थे। सड़क किनारे लगी पीली स्ट्रीट लाइटें बारिश की बूंद में धुंधली चमक रही थी। कहीं दूर पुरानी ट्राम धीरे धीरे पट्टी पर गुजर रही थी। भीगी सड़कों पर गाड़ियों की आवाजें गूंज रही थी और पुराने बंगले बारिश के बीच शांत खड़े दिखाई दे रहे थे। शहर बाहर से जिंदा लगता था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब अकेलापन छुपा हुआ था। बारिश की ठंडी हवा पूरे माहौल को और ज्यादा भावुक बना रही थी। शहर के एक पॉश इलाके में एक बड़ा सफेद बंगला था। उसी बंगले में डॉक्टर नंदिता सेन अकेली रहती थी। वह सरकारी अस्पताल में न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर थी। उस रात भी वह अस्पताल से बेहद थकी हुई घर लौटी थी। सफेद सूती साड़ी में उसका चेहरा शांत जरूर था, लेकिन आंखों में गहरी थकान साफ दिखाई दे रही थी। बड़े बंगले के अंदर कदम रखते ही फिर वही सन्नाटा उसका इंतजार कर रहा था। नंदिता धीरे धीरे डाइनिंग रूम में आई और सोफे पर बैठ गई। पूरे दिन अस्पताल में मरीजों के बीच रहने के बाद यह खामोशी उसे और ज्यादा भारी लगती थी। बंगले की दीवारों पर हल्की पीली रोशनी पड़ रही थी और बाहर बारिश लगातार हो रही थी। उसने रसोई की तरफ देखा, लेकिन आज उसमें खाना बनाने की ताकत नहीं बची थी। उसने मोबाइल उठाया और ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर करने के बाद वह चुपचाप खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर बारिश देखने लगी। उधर शहर की दूसरी तरफ शेखर डिलीवरी बॉय का काम करता था। उम्र 27 साल, स्मार्ट और सुंदर। कपड़े उसके साधारण थे, लेकिन वह मेहनती था। अपनी पुरानी बाइक पर लगातार डिलीवरी कर रहा था। उसके कपड़े बारिश में भीग चुके थे। बाइक पुरानी थी और बार बार बंद हो रही थी, लेकिन वह बिना रुके काम करता जा रहा था। उसके चेहरे पर थकान जरूर थी, मगर जिम्मेदारियों ने उसे मजबूत बना दिया था। रात 10 बज रहे थे, फिर भी वह एक ऑर्डर के बाद दूसरा ऑर्डर पूरा कर रहा था। उसके लिए देर तक काम करना मजबूरी भी था और आदत भी। कुछ देर बाद शेखर के मोबाइल पर एक नया ऑर्डर आया। लोकेशन देखकर उसने गहरी सांस ली, क्योंकि यह ऑर्डर शहर के पॉश इलाके में था। उसने जल्दी से खाना उठाया और बारिश के बीच बाइक लेकर निकल पड़ा। सड़क पर पानी भर चुका था और हवा लगातार तेज हो रही थी। फिर भी वह किसी तरह उस बड़े बंगले के सामने पहुंच गया। जैसे ही उसने गेट के पास बाइक रोकी, अचानक बाइक बंद हो गई। उसने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक ने जवाब दे दिया। उसी समय बारिश अचानक बहुत तेज हो गई। कुछ ही सेकंड में शेखर पूरी तरह भीग गया। उसके बालों से पानी टपक रहा था और कपड़े शरीर से चिपक चुके थे। वह एक हाथ में खाने का पैकेट पकड़े खड़ा था और दूसरे हाथ से गेट पर लगे बेल का स्विच दबा रहा था। तभी बंगले का मुख्य दरवाजा धीरे धीरे खुला। सामने सफेद सूती साड़ी में नंदिता खड़ी थी। उसकी आंखों में थकान के साथ एक गहरी उदासी भी थी। उसने गेट के पास खड़े भीगे हुए लड़के को ध्यान से देखा। शेखर जल्दी से खाना देने के लिए आगे बढ़ा। बारिश इतनी तेज थी कि उसकी आवाज भी ठीक से बाहर नहीं निकल पा रही थी। नंदिता कुछ देर तक उसे देखती रही। पूरी तरह भीगा हुआ वह लड़का बहुत थका और परेशान लग रहा था। उसकी हालत देखकर नंदिता के मन में अचानक एक अपनापन सा जाग गया। बंगले के बाहर बारिश, ठंडी हवा और अकेले खड़े उस लड़के को देखकर उसका दिल पिघल गया। उसी पल उसने उसे अंदर आने का इशारा कर दिया। शेखर धीरे धीरे बंगले के अंदर आया। अंदर का माहौल बिल्कुल शांत था। बड़े डाइनिंग रूम में हल्की रोशनी जल रही थी और हर चीज बहुत सलीके से रखी हुई थी, लेकिन उस बड़े घर में इंसानों की आवाज नहीं थी। नंदिता अंदर गई और एक सूखा तौलिया लेकर आई। उसने शेखर को तौलिया दे दिया। फिर वो रसोई में चली गई। कुछ देर बाद वह गर्म चाय लेकर वापस आई। बाहर बारिश लगातार हो रही थी और अंदर दोनों के बीच हल्की खामोशी फैली हुई थी। शेखर चुपचाप सोफे के किनारे बैठा चाय पी रहा था। वह पहली बार इतने बड़े बंगले के अंदर बैठा था। दूसरी तरफ नंदिता भी उसे देख रही थी। कई सालों बाद उसके घर में किसी दूसरे इंसान की मौजूदगी महसूस हो रही थी। दोनों ज्यादा बातें नहीं कर रहे थे। तभी शेखर
चाय पीने के बाद कहा, मैडम मैं अब जा रहा हूँ। नंदिता ने कहा, रुको, अभी बारिश हो रही है। कुछ देर बाद नंदिता खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गेट के पास खड़ी शेखर की बाइक अब भी भीग रही थी। रात और ज्यादा गहरी हो चुकी थी। नंदिता ने एक बार पीछे मुड़कर शेखर की तरफ देखा। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। शायद उसे एहसास हो गया था कि इस हालत में उसे वापस भेजना ठीक नहीं होगा। उसी समय उसने शांत मन से कहा, अभी बारिश बहुत तेज है, तुम यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। तब शेखर ने कहा, दीदी मेरी अकेली है और वह बहुत परेशान होगी, बाइक भी स्टार्ट नहीं हो रही है। इतना कहकर वह वहीं सोफे पर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद बंगले के गेस्ट रूम की लाइट जल उठी। नंदिता ने कहा, तुम यहीं आज रात भर आराम करो। शेखर वहां चुपचाप लेट गया। बाहर अब भी बारिश हो रही थी। दूसरी तरफ अपने कमरे में बैठी नंदिता खिड़की से बाहर देख रही थी। उस सुनसान बंगले में पहली बार किसी अपनेपन की मौजूदगी महसूस हो रही थी। वह मौसम बिल्कुल शांत था। रात भर होने वाली बारिश अब रुक चुकी थी। आसमान में हल्की धूप निकल आई थी। गेस्ट रूम की खिड़की से आती हल्की रोशनी के बीच शेखर धीरे धीरे उठकर बैठ गया। कुछ पल के लिए उसे याद ही नहीं आया कि वह कहाँ है, लेकिन फिर रात की सारी बातें उसकी आंखों के सामने आ गई। वह जल्दी से तैयार होने लगा, क्योंकि उसे वापस काम पर भी जाना था और घर पर शांति भी उसका इंतजार कर रही होगी। शेखर गेस्ट रूम से बाहर निकला तो बंगले के अंदर सुबह की शांति फैली हुई थी। तभी डाइनिंग हॉल की तरफ से चाय की खुशबू आई। वहां नंदिता पहले से बैठी थी। सफेद सूती साड़ी में उसका चेहरा शांत लग रहा था, लेकिन आंखों में रात भर की थकान अब भी दिखाई दे रही थी। डाइनिंग टेबल पर 2 कप चाय रखे थे। बड़े बंगले के उस शांत माहौल में पहली बार ऐसा लग रहा था कि कोई किसी का इंतजार कर रहा है। शेखर धीरे से कुर्सी पर बैठ गया। दोनों के बीच शुरुआत में हल्की खामोशी थी। बाहर से आती धूप डाइनिंग हॉल की दीवारों पर पड़ रही थी और बारिश के बाद का मौसम पूरे माहौल को शांत बना रहा था। कुछ देर तक दोनों चुपचाप चाय पीते रहे। फिर धीरे धीरे पहली बार आराम से बातचीत शुरू हुई। नंदिता ने अपने काम के बारे में बताना शुरू किया। उसने कहा कि सरकारी अस्पताल में काम करना आसान नहीं होता। हर दिन दर्द, बीमारी और मौत के बीच रहना इंसान को अंदर से थका देता है। नंदिता ने बताया कि अस्पताल में पूरा दिन मरीजों की भीड़ लगी रहती है। कोई अपनी जान बचाने आता है तो कोई अपने को बचाने की उम्मीद लेकर पहुंचता है। वहां लोगों का इलाज करती है, लेकिन खुद की जिंदगी में कोई ऐसा नहीं है जो उसके अकेलेपन को समझ सके। उसने बताया कि इतने बड़े बंगले में वह सालों से अकेली रह रही है। घर में सिर्फ पुराने नौकर रामू काका कभी कभी उनका ध्यान रखते हैं। रामू काका उसे बेटी की तरह मानते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने की वजह से अब ज्यादा समय गांव में बिताते हैं। इसलिए बंगले का सन्नाटा और भी बढ़ गया है। शेखर चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। उसने महसूस किया कि सामने बैठी यह सफल डॉक्टर अंदर से बेहद अकेली है। कुछ देर तक दोनों के बीच फिर खामोशी छा गई। उसी दौरान शेखर के मन में एक सवाल आया। वह कई बार सोच चुका था कि इतनी अच्छी और समझदार महिला अकेली क्यों रहती है। काफी देर झिझकने के बाद उसने धीरे से नंदिता की शादी के बारे में पूछ लिया। यह सवाल सुनते ही नंदिता कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। उसके चेहरे का भाव अचानक बदल गया और आंखें कहीं दूर देखने लगी। कुछ देर तक कमरे में सिर्फ घड़ी की हल्की आवाज सुनाई देती रही। फिर नंदिता ने धीरे धीरे अपने अतीत की बात शुरू की। उसने बताया कि मेडिकल कॉलेज के दिनों में उसकी मुलाकात अमन से हुई थी। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। पढ़ाई के दौरान दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। अमन बहुत महत्वाकांक्षी था और डॉक्टर बनने के बाद विदेश जाकर बड़ा नाम कमाना चाहता था। नंदिता भी उसके सपनों का हिस्सा बन गई थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और जिंदगी साथ बिताने का फैसला कर चुके थे।
लेकिन उनके रिश्तों को परिवार वालों ने स्वीकार नहीं किया। दोनों के घर में इस शादी का विरोध हुआ। काफी लड़ाई और तनाव के बाद उन्होंने मंदिर में शादी कर ली। उस समय नंदिता को लगा था कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे सही फैसला लिया है। शादी के शुरुआती दिन बहुत अच्छे थे। दोनों ने साथ मिलकर भविष्य के सपने देखे। अमन हमेशा विदेश जाने और बड़ा डॉक्टर बनने की बातें करता था। नंदिता भी उसके हर फैसले में उसके साथ खड़ी रही। उसे विश्वास था कि उसका रिश्ता हर मुश्किल में मजबूत रहेगा। कुछ समय बाद नंदिता गर्भवती हो गई। उसने सोचा कि यह खबर उनकी जिंदगी में और खुशियां लेकर आएगी, लेकिन उसी दौरान अमन का व्यवहार बदलने लगा और उसने कहा, अभी मुझे बच्चे की जरूरत नहीं है, अबॉर्शन करा लो। उसका पूरा ध्यान अपने करियर और विदेश जाने के सपने में लग गया। फिर एक दिन उसे विदेश से नौकरी का ऑफर मिला। उसने नंदिता को भरोसा दिलाया कि कुछ समय बाद वह उसे भी अपने पास बुला लेगा। लेकिन विदेश जाने के बाद धीरे धीरे उसके फोन कम होने लगे। पहले दूरी बढ़ी और फिर रिश्ते में ठंडापन आ गया। नंदिता अकेले उस बड़े बंगले में अपने बच्चे और रिश्तों दोनों को संभालने की कोशिश करती रही। लगातार तनाव और अकेलेपन ने उसकी हालत खराब कर दी। अस्पताल की ड्यूटी और टूटते रिश्ते का दर्द उसे अंदर से खत्म करने लगा। एक रात उसकी तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसने अपना बच्चा खो दिया। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जिस बच्चे का सपना उसके इतने प्यार से देखा था, वह सपना जन्म लेने से पहले ही खत्म हो गया। अमन ने भी उससे दूरी बना ली। धीरे धीरे वह उसकी जिंदगी से पूरी तरह चला गया। नंदिता ने उस दिन एक साथ अपना बच्चा और अपना रिश्ता दोनों खो दिया। यह सब बताते बताते नंदिता की आंखें भर आई। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बरसों से दबा हुआ दर्द बाहर आने लगा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सामने बैठा शेखर चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। सामने बैठी महिला के पास सब कुछ था, फिर भी उसकी जिंदगी अंदर से खाली थी। कमरे का माहौल पूरी तरह भावुक हो चुका था। कुछ देर बाद शेखर धीरे धीरे उठकर जाने लगा। बाहर मौसम साफ हो चुका था और सड़कें चमक रही थी। नंदिता अंदर गई और कुछ पैसे लेकर वापस आई। उसने शेखर को बाइक ठीक कराने के लिए पैसे देने चाहे। शेखर ने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था। लेकिन नंदिता ने शांत चेहरे के साथ पैसे उसके हाथ में रख दिए। उसके चेहरे पर पहली बार किसी अपने के लिए चिंता साफ दिखाई दे रही थी। आखिरकार शेखर ने पैसे रख लिए। बंगले से बाहर निकलते समय उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। उस सुबह दोनों के बीच एक ऐसा भावात्मक रिश्ता शुरू हो चुका था जिसे शायद दोनों खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाए थे। सुबह के बाद शेखर की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी थी। पहले जहां उसकी दुनिया सिर्फ काम और जिम्मेदारियों तक सीमित थी, अब उसमें नंदिता का बंगला भी शामिल हो गया था। वह कभी खाना लेकर वहां पहुंच जाता, तो कभी किसी जोड़ी सामान के बहाने चला जाता। कई बार अस्पताल से लौटते समय नंदिता खुद उसे कुछ लाने के लिए कह देती। धीरे धीरे उस बड़े बंगले का दरवाजा उसके लिए अजनबी नहीं रहा। अब वहां पहुंचते ही उसे पहले जैसी झिझक महसूस नहीं होती थी। नंदिता भी अब शेखर के आने की आदत डाल चुकी थी। पहले जहां पूरा बंगला दिन भर शांत रहता था, अब वहां कभी चाय के कपों की आवाज सुनाई देती थी, तो कभी हल्की बातचीत। शाम के समय दोनों कई बार डाइनिंग रूम में बैठकर चाय पीते थे। बातें बहुत बड़ी नहीं होती थी, लेकिन उन छोटी छोटी बातों में एक सुकून था। नंदिता अस्पताल की बातें करती और शेखर शहर की सड़कों और लोगों के बारे में बताता। धीरे धीरे बंगले का सन्नाटा कम होने लगा था। कई सालों बाद उस घर में इंसानी आवाज लौट रही थी। एक शाम नंदिता ने पहली बार शेखर के घर चलने की इच्छा जताई। शेखर पहले थोड़ा झिझका, क्योंकि वह जानता था कि उसकी दुनिया नंदिता की दुनिया से बिल्कुल अलग है। फिर भी वह उसे अपनी बस्ती में ले गया। कोलकाता की चमकती सड़कों से हटकर वह इलाका बहुत साधारण था। तंग गलियां, छोटे घर और हर तरफ गरीबी साफ दिखाई देती थी।
उसी छोटी सी बस्ती में शेखर अपनी बहन शांति के साथ रहता था। उसका घर बहुत छोटा था, लेकिन साफ सुथरा और अपनापन से भरा हुआ था। शांति ने बहुत सादगी से नंदिता का स्वागत किया। उसके चेहरे पर गरीबी की थकान जरूरी थी, लेकिन संस्कार और सम्मान साफ दिखाई देता था। घर के अंदर पुराने फर्नीचर, छोटी रसोई और सीमित सामान देखकर नंदिता समझ गई कि शेखर कितनी मुश्किल जिंदगी जी रहा है। फिर भी उस घर में रिश्तों की गर्माहट थी। शांति हर छोटी चीज का ध्यान रखती थी और शेखर अपनी बहन के लिए हर समय चिंता करता रहता था। नंदिता ने महसूस किया कि गरीबी के बावजूद इस घर में सच्चे रिश्ते जिंदा हैं। धीरे धीरे नंदिता का उस घर में आना जाना बढ़ने लगा। कई बार वह शांति के लिए दवाइयां ले आती, तो कभी खाने का सामान। शांति भी अब उससे खुलने लगी थी। वह समझ चुकी थी कि नंदिता सिर्फ मदद नहीं कर रही, बल्कि दिल से उनके साथ जुड़ती जा रही है। दूसरी तरफ शेखर भी नंदिता के सामने अब पहले से ज्यादा सहज रहने लगा था। दोनों के बीच अपनापन बिना किसी नाम के बढ़ता जा रहा था। यह रिश्ता धीरे धीरे उनके अकेलेपन को भरने लगा था। इसी दौरान एक दिन शांति की तबीयत अचानक खराब हो गई। कई दिनों से उसे कमजोरी और पेट दर्द की शिकायत थी, लेकिन वह गरीबी के कारण इलाज नहीं करवा पा रही थी। उस दिन दर्द इतना बढ़ गया कि वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। शेखर घबरा गया और तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचा। अस्पताल की भीड़ और भागदौड़ के बीच उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह बार बार डॉक्टरों से जल्दी देखने की गुजारिश कर रहा था। उसी समय नंदिता की नजर उस पर पड़ी। नंदिता तुरंत शांति को जांच के लिए अंदर ले गई। उसने खुद डॉक्टरों से बात की और सभी जरूरी टेस्ट करवाने का शुरू कर दिया। शेखर अस्पताल के बाहर बेचैनी से बैठा रहा। उसके चेहरे पर वही डर था जो किसी अपने को खोने के भय से आता है। नंदिता पहली बार उसे इतने टूटे हुए हाल में देख रही थी। उसने महसूस किया कि शेखर अपनी बहन के लिए सिर्फ जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, बल्कि वह उसकी पूरी दुनिया है। यही वजह था कि शांति की हालत देखकर वह अंदर से बिखर गया था। अगले कुछ दिनों तक नंदिता लगातार शांति के इलाज में लगी रही। उसने दवाइयों से लेकर जांच तक हर चीज का ध्यान रखा। अस्पताल में बाकी डॉक्टरों को भी उसने खास ध्यान देने के लिए कहा। शेखर हर वक्त शांति के पास बैठा रहता और हर बार नंदिता को देखकर उसकी आंखों में भरोसा दिखाई देता। पहली बार उससे महसूस हो रहा था कि उसकी लड़ाई अब अकेली नहीं रही। दूसरी तरफ नंदिता भी अब उसके दर्द को सिर्फ एक मरीज की तरह नहीं देख पा रही थी। अस्पताल की कैंटीन के बाहर हल्की बारिश हो रही थी। शेखर चुपचाप बैठा था और उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय नंदिता उसके पास आकर बैठ गई। काफी देर तक दोनों खामोश रहे। फिर धीरे धीरे बातचीत के दौरान नंदिता ने उससे उसके काम और जिंदगी के बारे में पूछना शुरू किया। यह सवाल सुनते ही शेखर कुछ देर के लिए शांत हो गया। उसके चेहरे पर पुरानी यादों का दर्द साफ दिखाई देने लगा। थोड़ी देर बाद उसने अपने अतीत की कहानी बतानी शुरू की। बचपन में ही उसके माता पिता की मौत हो गई थी। उस समय वह बहुत छोटा था और शांति ने ही माँ बनकर उसे संभाला। उसने लोगों के घरों में काम किया ताकि घर चल सके और शेखर पढ़ सके, लेकिन गरीबी इतनी बड़ी थी कि आगे पढ़ाई करना मुश्किल था। फिर भी मैंने कॉलेज तक पहुंच गया। दीदी के लिए जो रिश्ते तय हुए थे वह पैसे के अभाव में टूट गए। उसके बाद मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मैंने इसी उम्र से काम करना शुरू कर दिया। मेरे सारे सपने जिम्मेदारियों के नीचे दब गए। मैं सिर्फ अपनी बहन के लिए जीने लगा। शेखर ने बताया कि शांति ने अपनी पूरी जिंदगी उसके लिए कुर्बान कर दी। कई रिश्ते आए, लेकिन उसने शादी नहीं की क्योंकि वह अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। दूसरी तरफ शेखर ने भी कभी अपने बारे में नहीं सोचा। गरीबी और जिम्मेदारियों के कारण उसने शादी के बारे में कभी भी नहीं सोचा। उसकी जिंदगी सिर्फ संघर्ष और मेहनत बनकर रह गई थी। यह सब बताते समय वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दबा हुआ दर्द साफ दिखाई दे रहा था।
नंदिता चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। पहली बार उसे महसूस हुआ कि सामने बैठा यह लड़का सिर्फ गरीब नहीं है, उसने जिंदगी की हर मुश्किल को चुपचाप सहा है और फिर भी अपने रिश्तों को टूटने नहीं दिया। उसकी आंखों में धीरे धीरे नमी उतर आई। उसे एहसास होने लगा कि शेखर अंदर से कितना बड़ा इंसान है। उस रात अस्पताल से लौटते समय नंदिता बहुत देर तक खामोश रही। उसके मन में पहली बार शेखर के लिए सिर्फ सहानुभूति नहीं बल्कि गहरा सम्मान और जुड़ाव पैदा हो चुका था। अस्पताल का माहौल हमेशा की तरह भागदौड़ और चिंता से भरा हुआ था। चारों तरफ मरीजों की आवाजें, स्ट्रेचर की हलचल और डॉक्टरों की तेजी दिखाई दे रही थी। फिर अचानक अस्पताल में शांति की तबीयत अधिक बिगड़ने लगी। शांति को तुरंत जांच के लिए अंदर ले जाया गया। नंदिता को जैसे ही यह खबर मिली, वह खुद उसकी रिपोर्ट और टेस्ट देखने पहुंच गई। उसने बाकी डॉक्टरों से भी शांति की हालत पर खास ध्यान देने को कहा। अस्पताल के उस माहौल में पहली बार नंदिता के चेहरे पर एक डॉक्टर से ज्यादा किसी अपने इंसान की चिंता दिखाई दे रही थी। अगले 2 दिन तक लगातार टेस्ट होते रहे। ब्लड टेस्ट, स्कैन और कई जरूरी जांचें की गई। हर रिपोर्ट आने के साथ डॉक्टरों के चेहरे गंभीर होते जा रहे थे। शेखर हर समय अस्पताल के बाहर बेचैनी से बैठा रहता। उसकी आंखें हर आने जाने वाले डॉक्टर पर टिक जाती। वह बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि दीदी किसी तरह ठीक हो जाए। दूसरी तरफ नंदिता खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मन में भी डर बढ़ता जा रहा था। आखिरकार रिपोर्ट सामने आई। डॉक्टर ने बताया कि शांति की पेट में ट्यूमर है। यह खबर सुनते ही शेखर जैसे पूरी तरह शून्य हो गया। उसके कानों में बाकी बातें ठीक से सुनाई भी नहीं दे रही थी। डॉक्टरों ने साफ कहा कि इलाज संभव है, लेकिन ऑपरेशन और दवाइयों का खर्च बहुत ज्यादा होगा। यह सुनते ही शेखर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी पूरी जिंदगी की कमाई भी उस इलाज के सामने बहुत छोटी थी। उसे पहली बार अपनी गरीबी इतनी बड़ी लगी। रिपोर्ट मिलने के बाद शेखर धीरे धीरे अस्पताल के बरामदे में जाकर बैठ गया। वह सिर झुकाकर चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसे बचपन के सारे दिन याद आने लगे, जब शांति ने मां बनकर उसकी परवरिश की थी। उसने खुद भूखा रहकर उसे खिलाया था। आज वही बहन जिंदगी और मौत के बीच खड़ी थी और वह खुद को पूरी तरह बेबस महसूस कर रहा था। उसी समय नंदिता धीरे धीरे उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसने कुछ पल तक बिना कुछ कहे शेखर को देखा। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। नंदिता ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उस छोटे से सहारे में अपनापन और भरोसा दोनों थे। शेखर ने पहली बार महसूस किया कि इस मुश्किल समय में कोई उसके साथ खड़ा है। इतने सालों से वह हर दर्द अकेले सहता आया था, लेकिन आज उसे किसी अपने का सहारा मिल रहा था। नंदिता ने शांति के इलाज की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। उसने ऑपरेशन की तैयारी शुरू करवाई। अस्पताल के खर्च, दवाइयां और बाकी जरूरी इंतजाम उसने खुद संभाले। उसने कभी एहसास जताने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसके हर काम में सच्चाई, अपनापन दिखाई देती थी। शेखर कई बार उसे रोकना चाहता था, लेकिन हालात ऐसे थे कि वह कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके मन में नंदिता के लिए सम्मान और भावनाएं दोनों बढ़ती जा रही थी। ऑपरेशन का दिन आ गया। सुबह से ही अस्पताल का माहौल तनाव से भरा हुआ था। शांति को ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया गया और बाहर शेखर बेचैनी से चक्कर लगा रहा था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। कई घंटों गुजर गए, लेकिन उसे हर मिनट बहुत भारी लग रहा था। नंदिता खुद डॉक्टरों की टीम के साथ लगी हुई थी। वह बाहर से शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन अंदर से उतनी ही परेशान थी। उसे अब शांति की चिंता सिर्फ एक मरीज की तरह नहीं लग रही थी। कई घंटों बाद ऑपरेशन सफल होने की खबर मिली। यह सुनते ही शेखर की आंखों से आंसू लगातार बह निकले। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून दिखाई दिया। नंदिता भी लंबे समय बाद अंदर से हल्का महसूस कर रही थी। शांति को धीरे धीरे होश आने लगा और इलाज आगे बढ़ता गया। अगले कुछ दिनों तक नंदिता हर छोटी चीज का ध्यान रखती रही।
वह समय पर दवाइयाँ देती, डॉक्टरों से बात करती और कई बार खुद देर रात तक अस्पताल में रुक जाती। इसी दौरान दोनों के बीच भावात्मक नजदीकी और बढ़ने लगी। अब नंदिता को हर समय शेखर की चिंता लगने लगी। अगर वह देर से अस्पताल पहुंचता तो उसकी नजरें दरवाजे की तरफ उठ जाती। दूसरी तरफ शेखर भी अब हर छोटी बात में नंदिता का ध्यान रखने लगा था। दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगे थे। अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच उनका रिश्ता धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था। अब दोनों को एक दूसरे की मौजूदगी में सुकून मिलने लगा था। कुछ हफ्ते बाद शांति की हालत काफी बेहतर हो गई। डॉक्टरों ने उसे घर ले जाने की अनुमति दे दी। शेखर की आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वह अपनी बहन को सुरक्षित घर ले जा रहा था। दूसरी तरफ नंदिता भी उनसे जाते हुए चुपचाप देख रही थी। शांति अब सब कुछ समझ चुकी थी। उसने महसूस किया था कि नंदिता सिर्फ मदद नहीं कर रही बल्कि उसके भाई से दिल से जुड़ चुकी है। नंदिता की आंखों में शेखर के लिए जो दया और अपनापन था वह अब किसी से छुपा नहीं था। शांति के अस्पताल से घर लौटने के बाद जिंदगी धीरे धीरे सम्मान होने लगी थी। अब उसकी तबीयत पहले से काफी बेहतर थी। शेखर हर समय उसका ध्यान रखता और समय पर दवाइयाँ देता। दूसरी तरफ नंदिता भी अस्पताल की व्यस्त जिंदगी के बीच उनसे मिलने का समय निकाल लेती थी। अब उनके बीच पहले जैसी दूरी नहीं रही थी। नंदिता के बंगले में भी बदलाव दिखाई देने लगा था। जहाँ पहले सिर्फ खामोशी रहती थी, अब वहाँ कभी चाय की खुशबू होती तो कभी हल्की बातचीत की आवाजें सुनाई देती थी। एक दिन शाम के समय शांति अकेले नंदिता के बंगले पहुंची। नंदिता उस समय डाइनिंग रूम में बैठी थी। शांति के चेहरे पर झिझक और भावुकता दोनों दिखाई दे रहे थे। वह धीरे धीरे अंदर आई और चुपचाप बैठ गई। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। शांति बार बार नंदिता की तरफ देख रही थी। फिर शांति ने कहा कि जिस महिला ने बिना किसी रिश्ते के उसकी जिंदगी बचा ली, उसका एहसान वह कभी नहीं चुका पाएगी। शांति की आंखों में धीरे धीरे नमी उतर आई। उसने बहुत भावुक होकर नंदिता के प्रति अपना सम्मान और कृतज्ञता जताई। उसके लिए यह सब किसी चमत्कार से कम नहीं था। गरीबी और संघर्ष में जीने वाली शांति ने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतना बड़ा इंसान उसके लिए इतना कुछ करेगा। वह खुद को हर तरह से छोटा महसूस कर रही थी। दूसरी तरफ नंदिता शांत चेहरे से उसकी बातें सुन रही थी, लेकिन उस समय उसके मन में कई दिनों से दबा हुआ एक फैसला धीरे धीरे मजबूत हो चुका था। कुछ देर बाद नंदिता ने पहली बार अपने दिल की बात खुलकर सामने रखी। उसने बहुत शांत तरीके से शांति को बताया कि अगर वह सच में उसका एहसान चुकाना चाहती है तो उसे शेखर को उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने देना होगा। यह सुनते ही शांति कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। उसकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि शहर की इतनी बड़ी डॉक्टर उसके साधारण भाई के बारे में ऐसा सोच सकती है। उसके मन में तुरंत समाज और लोग की बातें घूमने लगी। शांति के भीतर डर बढ़ने लगा। शांति ने कहा कि अमीरी और गरीबी के बीच इतना बड़ा रिश्ता समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। एक तरफ बड़ा बंगला, नाम और इज्जत है, तो दूसरी तरफ संघर्ष से भरी साधारण जिंदगी। उसे कहा लोग नंदिता के चरित्र पर सवाल उठाएंगे और शेखर को ताने सुनने पड़ेंगे। कहीं यह रिश्ता आगे चलकर दोनों के लिए तकलीफ का कारण न बन जाए। उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई देने रही थी, लेकिन नंदिता के चेहरे पर उस समय अजीब मजबूती थी। उसने जिंदगी में पहले ही बहुत कुछ खो दिया था। रिश्तों का टूटना, अकेलापन और दर्द वह सालों से सहती आ रही थी। अब उसे दुनिया की बातें छोटी लगने लगी थी। उसके लिए सबसे जरूरी चीज इंसानियत और सच्चा साथ था, जो उसे शेखर में मिला था। वह जान चुकी थी कि शेखर सिर्फ एक गरीब लड़का नहीं, बल्कि दिल से बहुत बड़ा इंसान है। यही वजह थी कि उसने समाज के डर से ज्यादा अपने दिल की सच्चाई को महत्व दिया। उस मुलाकात के बाद शांति पूरे रास्ते यही सोचती रही,
घर पहुंचकर उसने देर तक अपने भाई को देखा। बचपन से लेकर आज तक शेखर ने सिर्फ जिम्मेदारियां उठाई थी। उसने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, न कोई सपना देखा और न अपनी खुशी के बारे में सोचा। उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ संघर्ष बनकर रह गई थी। शांति समझ चुकी थी कि नंदिता के साथ रहने पर शायद पहली बार उसका भाई सच में खुश रह पाएगा। यही सोचकर उसने धीरे धीरे शेखर से इस बारे में बात की। यह सब सुनते ही शेखर बिल्कुल शांत हो गया। उसके चेहरे पर हैरानी और झिझक दोनों दिखाई दे रहे थे। वह खुद को हमेशा नंदिता से बहुत छोटा समझता था। उसके मन में नंदिता के लिए सम्मान इतना ज्यादा था कि उसने कभी इस रिश्ते के बारे में सोचा भी नहीं था। उसे डर था कि कहीं लोग यह ना समझ ले कि उसके मदद का फायदा उठाया है। कई दिनों तक वह इसी उलझन में चुप रहा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि नंदिता ने हमेशा उसे बराबरी का सम्मान दिया है। कुछ दिन बाद शेखर नंदिता के बंगले पहुंचा। दोनों डाइनिंग हॉल में बैठे। नंदिता रसोई में गई और चाय बनाकर लाई। दोनों बैठकर चाय पीने लगे। शेखर ने कहा, मैडम, दीदी ने जो बात मुझे बताई है, क्या यह समाज जीने देगा? तब नंदिता ने कहा, सुख दुख में समाज खड़ा नहीं होता, कोई अपने खड़ा होते हैं। तो जीने का हक समाज नहीं, खुद को लेना होता है। यह सुनकर शेखर चुप हो गया और कहा, आज जो कहें मैं उसे स्वीकार करता हूँ। दोनों ने बिना ज्यादा शब्दों के एक दूसरे को स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद बहुत सादगी से उनकी शादी हुई। शहर के एक छोटे से पुराने मंदिर में सिर्फ कुछ अपने लोग मौजूद थे। रामू काका की आंखों में खुशी के आंसू थे। शांति पहली बार अपने भाई को दिल से खुश देख रही थी। मंदिर में शहनाइयों की आवाजें गूंज रही थी और वातावरण पूरी तरह भावुक था। नंदिता शादी के जोड़े में बेहद शांत और खुश लग रही थी। दूसरी तरफ शेखर के चेहरे पर वर्षों बाद सुकून दिखाई दे रहा था। वह शादी दिखावे की नहीं बल्कि सच्चे रिश्ते और अपनापन की थी। शादी के बाद शांति भी उसी बंगले में रहने लगी। अब वह बंगला पहले जैसा सुनसान नहीं रहता था। सुबह रसोई से चाय की खुशबू आने लगी। डाइनिंग टेबल पर अब 3 लोगों की हंसी सुनाई देती थी। रामू काका भी अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगे थे। नंदिता जब अस्पताल से लौटती तो अब उसे खाली कमरे नहीं मिलते। दूसरी तरफ शेखर ने भी पहली बार जिंदगी में घर जैसा सुकून महसूस किया। संघर्ष के बाद आखिरकार उसे अपना परिवार मिल गया। रिश्ते हमेशा बराबरी से नहीं बनते। कई बार एक टूटा हुआ दिल दूसरे टूटे हुए दिल का घर बन जाता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो हमारे चैनल स्टोरी बाय AR को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम लिखिए ताकि हमें पता चले कि हमारी कहानियाँ कहाँ कहाँ तक दिलों को छू रही है। फिर मिलेंगे एक नई भावात्मक कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने रिश्तों को समय दीजिए। जय हिंद, जय भारत।